2 अक्टूबर स्पेशल में आज हम बताने जा रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। 2 अक्टूबर 1904 मुगल सराय वाराणसी में जन्मे एक बच्चा जो आगे चल के भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बना, एक ऐसे वक्त में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था। पड़ोसी मुल्क भारत पर अधिकार जमाना चाहते थे, पूंजीपति भारत को अपने अंदर शामिल करना चाहते थे। जब देश को बहुत सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता थी, उस वक्त देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथ में आई। आइए जानते हैं उनको ये शास्त्री की उपाधि मिली कैसे। हमें जाना होगा काशी विश्वविद्यालय, क्योंकि काशी विश्वविद्यालय ने लाल बहादुर श्रीवास्तव को शास्त्री की उपाधि दी और जैसे ही उनको शास्त्री की उपाधि मिली, वैसे ही उन्होंने अपने नाम से जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हटा लिया। उनका नाम हो गया लाल बहादुर शास्त्री और आगे चलकर शास्त्री जी ही उनकी पहचान बनी। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज को दिल्ली जाने का हुक्म दिया, ठीक उसी समय मामले की गंभीरता समझते हुए महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया और उस रात महात्मा गांधी पुणे के यरवता एक पैलेस में सरकारी अधिकारियों की निगरानी में थे। वहीं 9 तारीख को 9 अगस्त 1942 इलाहाबाद में बहुत ही गोपनीय तरीके से गांधी जी के करो या मरो नारे को लाल बहादुर शास्त्री ने मरो या मारो में बदल दिया। पूरे 11 दिन तक भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन चलाने वाले लाल बहादुर शास्त्री को 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ादी के बाद पहली बार उनको उत्तर प्रदेश का संसदीय सचिव नियुक्त किया गया। इसके बाद उनको सरकार में एक अहम जिम्मेदारी दी गई, उनको पुलिस और परिवहन मंत्रालय दिया गया। गोविंद वल्लभ पंत की इस सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्रालय मिलने के बाद उन्होंने परिवहन मंत्री के रूप में महिलाओं को कंडक्टर के तौर पर भर्ती करना स्वीकार किया और पुलिस मंत्री होने के नाते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठी चार्ज की जगह उन्होंने पानी की बौछारों का उपयोग करना शुरू किया। साल 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया और उनके महासचिव बनने के बाद साल 1952, साल 1957, साल 1962 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय प्राप्त हुई। 27 मई 1964 एक ऐसी अप्रत्याशित घटना की गवाह है जिसने समूचे देश को हिला दिया था। 27 मई 1964 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया और देश को इसी वक्त एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी और पार्टी का सबसे ईमानदार, साफ छवि का नेता लाल बहादुर शास्त्री, उनको प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ ली। देश विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था। 1962 में चीन से हम युद्ध हार चुके थे, आर्थिक हालात देश के खराब थे। ठीक उसी वक्त 1965 की एक रात 7:30 बजे पाकिस्तान ने हवाई हमला कर दिया। हमला होने के बाद औपचारिक तौर पर तीनों सेना प्रमुख की आपातकाल मीटिंग राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई। इस मीटिंग में थोड़ा सा देर से लाल बहादुर शास्त्री जी पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, सेना प्रमुख ने उनसे कहा कि सर क्या आदेश है। उनके स्पष्ट शब्द थे कि आप भारत देश की रक्षा करें और मुझे बताएं कि करना क्या है। 6 सितंबर 1965 को भारत की 15वीं पैदल सैन्य इकाई ने इच्छोगिल नहर के पश्चिमी किनारे पर पाकिस्तानी फौज का डटकर सामना किया। इच्छोगिल नहर भारत पाकिस्तान की वास्तविक सीमा थी और उस समय मेजर जनरल प्रसाद उस काफिले को लीड कर रहे थे। मेजर जनरल प्रसाद के काफिले पर भीषण हमला हुआ और उन्हें अपना वाहन छोड़कर पीछे हटना पड़ा।
इसके बाद भारतीय सेना ने दोगुनी शक्ति से आक्रमण किया और नहर को पार कर गए। जैसे ही भारतीय सेना ने नहर को पार किया, लाहौर हवाई अड्डा भारतीय सेना के हमले की जद में आ गया। और जैसे ही लाहौर हवाई अड्डा भारतीय सेना के हमले की जद में आ गया, ठीक उसी समय अमेरिका ने लाल बहादुर शास्त्री पर युद्ध विराम का दबाव बनाया, ये कहते हुए कि हमें अपने नागरिकों को पाकिस्तान से लाने का समय दिया जाए। इसी आधार पर रूस ने भी भारत के ऊपर एक दबाव बनाया। अमेरिका और रूस की सुनियोजित साजिश के तहत रूस की राजधानी ताशकंद में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को समझौते के लिए बुलाया गया। आमतौर पर उनकी पत्नी श्रीमती ललिता शास्त्री हर दौरे पर उनके साथ रहती थी, लेकिन इस विशेष ताशकंद दौरे के लिए उनको मनाया गया कि वो ताशकंद न जाएं, और वो मान भी गईं। 11 जनवरी 1966 ताशकंद में भारी दबाव के बीच लाल बहादुर शास्त्री ने समझौते पर हस्ताक्षर तो किए, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दी कि मैं सारी शर्तें मानने को तैयार हूं, केवल एक शर्त को छोड़कर, जिसमें जीते हुए हिस्से को मैं वापस करूंगा। मैं भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री किसी भी कीमत में जीते हुए हिस्से को पाकिस्तान को वापस नहीं करूंगा, बेशक मैं इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसके कुछ घंटे बाद शाम को पाकिस्तान के राष्ट्रपति यकूब खान ने भी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, और जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से हस्ताक्षर हुए, उसके कुछ घंटे बाद होटल के कमरे में लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत शरीर पाया गया और कहा गया कि उनको हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री के प्राइवेट डॉक्टर और रूस के कुछ डॉक्टरों ने उनकी मौत की जांच की, लेकिन वो रिपोर्ट कभी भी सार्वजनिक नहीं की गई, वो रिपोर्ट भी गुप्त रही। उनकी मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया और ये मौत का रहस्य आज तक बरकरार था। साल 2009 में अनुज धर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक साउथ एशिया पर CIA की नज़र के हवाले से कहा गया कि 2009 में जब सूचना के अधिकार का प्रयोग करके ये जानना चाहा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत का संशय या राज क्या है, तब प्रधानमंत्री कार्यालय ने क्या कहा, ये आपको सुनना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से आए जवाब में कहा गया कि शास्त्री जी की मृत्यु के दस्तावेज सार्वजनिक करने से हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खराब हो सकते हैं। इस रहस्य पर से पर्दा उठते ही देश में उथल पुथल मचने के अलावा संसदीय विशेषाधिकारों को ठेस पहुंच सकती है। बात ये नहीं है, 1978 में एक बार और ऐसा हो चुका है, जब 1978 में एक हिंदी पुस्तक प्रकाशित हुई थी जिसका टाइटल था ललिता के आंसू। ललिता के आंसू में शास्त्री जी की मृत्यु की कथा को स्वाभाविक ढंग से उनकी धर्मपत्नी ललिता शर्मा के माध्यम से कहलवाया गया था। आज तक लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत एक रहस्य बनी हुई है और भारत सरकार ने भी इस रहस्य से पर्दा उठाने को अपनी मजबूरी बताया है। इसलिए आज भी हिंदुस्तान ये जान नहीं पाया कि हिंदुस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री की मौत किसी दूसरे मुल्क में कैसे हो गई। उनकी जयंती पर हम उनको नमन करते हैं और उनका नारा जय जवान जय किसान उसको याद करते हैं। जय हिंद।